आप देख रहे हैं उत्तर नारी। मैं हूं आपके साथ शीतल वाखंडी और आप सभी का स्वागत है। कुछ ही दिनों में उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टी और संभावित प्रत्याशी तैयारियों में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में आज उत्तर नारी की टीम पहुंची है वरिष्ठ कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी के पास उनसे बातचीत करने। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। सर, सबसे पहले आप कैसे हैं और इन दिनों किन गतिविधियों में व्यस्त चल रहे हैं? देखिए, समाज सेवा में तो निरंतर जो है गतिविधियां चलती रहती हैं और सामाजिक कार्य एक ऐसा कार्य है कि जिसमें मैं समझता हूं कि हर वक्त जो है हर शख्स जो है व्यस्त रहने का प्रयास करता है। काफी समय से आप मीडिया में कम दिखाई दे रहे हैं, इसे कैसे देखा जाए? क्या आप राजनीति से कुछ दूरी बना रहे हैं या फिर आपको भरोसा है कि कोटद्वार से कांग्रेस पार्टी आपको ही टिकट देगी? ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है कि कभी कभी सर्कमस्टांसेस कुछ इस प्रकार आ जाते हैं कि जैसे अभी एक छोटी सी घटना घटी और 26 जनवरी की बात है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर, तो उसने स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा लोगों को विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन उसको संभालने के लिए बहुत जरूरी था कि यहाँ पर जो शांत वातावरण है, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण जिसके लिए कोटद्वार जाना जाता है, कोटद्वार की जनता जानी जाती है, उसके लिए मौन या यूं कहिए कि ये प्रेस से या चैनल से कुछ दूर रहना भी बहुत आवश्यक था। और बिहाइंड द कर्टेन हम लोग काम कर रहे थे निरंतर, और जो शासन, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इन तमाम लोगों से उन गतिविधियों पर नजर रखने के साथ साथ उनको कंट्रोल करने की एक जो अवधारणा मेरे मन के अंदर थी, उसमें हम लोग सफल रहे। ये जरूर नहीं है कि हमेशा जो है छाया रहना है प्रेस के द्वारा या चैनल्स के द्वारा। कभी कभी बहुत चीजें होती हैं जिनको समाधान ढूंढने के लिए आपको थोड़ा सा साइलेंट रहने की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो उसी के तहत आपने देखा होगा कि आपने महसूस किया होगा कि इस बीच में थोड़ा हम लोग कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में हम लगातार हमेशा दिखाई देते रहे हैं। कोटद्वार में कांग्रेस लंबे समय से जीत नहीं पाई है, इसके पीछे आप क्या प्रमुख कारण मानते हैं? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो मैं समझता हूं कि 100 साल से भी अधिक समय से रह रही है और विकास के लिए ये जानी जाती है और विकास की अवधारणा को सिद्ध करने के लिए धरातल पर काम करने का प्रयास करती है। कांग्रेस हारती भी है, जीतती भी है, लेकिन इसका मुख्य कारण मैं समझता हूं जो कुछ समय से पहले चल रहा है कि लोग कुछ जो सत्य से परे की बातें होती है उन पर जो है भरोसा करने लगे हैं। मैं इसको जो है जनता को दोषी नहीं ठहराता हूं, लेकिन उन दलों को जरूर दोषी ठहराने का मेरा प्रयास होगा कि जो गुमराह करते हुए वोटों की छीना झपटी में अपने आप को सफलता की ओर ले जाने का प्रयास करती हैं। अगर आप पिछले इन 9 सालों का जिक्र करें, क्योंकि उससे पहले तो 2012 से 17 में मैं इस क्षेत्र का विधायक भी था और बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने मुझे दी थी, लेकिन 2017 के बाद क्या कुछ हुआ, आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ कहा गया था, क्या भरोसा लोगों को दिलाया गया था, क्या लोगों के सामने सपने परोसे गए थे, क्या उन सपनों के को हम लोग सफलता की ओर ले देख सके इस 9 सालों के अंदर। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि जो ईमानदारी से सरकार का काम होता है, जो जनप्रतिनिधियों का काम जनता के लिए होना चाहिए, क्या उस पर वो खरे उतरने का उन्होंने प्रयास किया, और जो समस्याएं जनता के सामने खड़ी हैं उन समस्याओं का कोई समाधान हो पाया। पिछले 9 सालों में आप अपने चैनल से खुद पूछिए, खुद सवाल कीजिए जब आप आराम से बैठते हो, और उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास करिए जिन लोगों ने वोट दूसरी पार्टी को दिया, और उन लोगों ने इन 9 सालों के अंदर ऐसा कौन सा परिवर्तन आपको कोटद्वार में, मैं संपूर्ण उत्तराखंड की बात नहीं करना चाहता हूं इस समय, लेकिन संपूर्ण उत्तराखंड हमारा लक्ष्य है, इसको विकसित होना चाहिए, इसको सक्षम होना चाहिए, इसको और बेहतर जीने का आधार लोगों को मिलना चाहिए। और जो हमारी अभावग्रस्त जिंदगी जिसमें हम लोग जी रहे हैं वर्तमान स्वरूप में,
उससे हमको मुक्त किया जाना चाहिए। तो मेरा सवाल जो आपसे है या तमाम लोगों से है कि विगत 9 वर्षों में आपने क्या कुछ नया किया? नया की तो बात छोड़िए, पुराना जो हम लोगों ने इस क्षेत्र के विकास के लिए और मुकम्मल इस शहर को बनाने के लिए जो प्रयास किए गए थे हमारे द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा, उन पर तो आपने तमाम विराम लगा दी। यहाँ के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता थी मेडिकल फैसिलिटी, और उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर बेस हॉस्पिटल बनाया। जब हम लोग थे तो उस समय यहाँ पर 34-35 डॉक्टर होने चाहिए थे, क्योंकि उस समय संयुक्त चिकित्सालय था, और आज वहाँ पर 58 डॉक्टर होने चाहिए। तो वहाँ पर 34 डॉक्टर हमारे थे, हमारे द्वारा नियुक्त थे, काम ठीक से चल रहा था। आज 58 होने चाहिए, तो आज संख्या जो है आपकी मात्र 23 डॉक्टर की है। तो आप अंदाजा लगाइए कि 58 डॉक्टर के सापेक्ष अगर मात्र 23 डॉक्टर काम करेंगे तो कैसा इलाज उनको मिल रहा होगा, और क्यों नहीं वो जो है रिफर सेंटर बना। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको मैं समझता हूँ जनता जानती है। हम लोगों ने यहाँ पर एक अकेले मेडिकल कॉलेज को भी स्वीकृत करवाया था, जिसमें उम्मीद हम ये कर रहे थे कि हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स की कमी है वहाँ से डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर उपलब्ध होंगे, अन्य क्षेत्रों में काम करेंगे, और यहाँ पर भी किसी भी व्यक्ति को कोटद्वार से बाहर अपने इलाज के लिए जाना नहीं पड़ेगा। ये उसका मकसद था। जो दूसरा सबसे बड़ा काम हम लोगों को उसके पीछे जो हमारी नजरें थी वो थी कि यहाँ पर 10,000 से लेकर 15,000 लोगों को जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनको रोजगार दिलाने की एक हमारी अभिलाषा थी। तो ये क्या हुआ, सपने टूट गए। वहां पर जमीन उपलब्ध है, खनन का कार्य उसमें कर दिया गया, तमाम दीवारें तोड़ दी गई, वहां पर जो ट्यूबवेल था उसको तोड़ दिया गया। हमने यहाँ पर ये लालधान चिल्लरखाल मोटर मार्ग का लगभग 175 दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम लोगों ने उसको जो है उस लालधान चिल्लरखाल मोटर मार्ग पर 2 बार पैसा स्वीकृत करवाया, और उसका टेंडर भी हो गया। बाकायदा हरीश राव जी जो तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री थे, वो यहाँ पर आकर उन्होंने शिलान्यास किया, टेंडर हो गया, काम प्रारंभ हो गया। इसी बीच में सरकार बदलती है मार्च 2017 में, और उसको जो है उसी पैसे का दुरुपयोग कर दिया गया। दुरुपयोग ही नहीं बल्कि ऐसे उलझा दिया कि आज पिछले 7 वर्षों से वो सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है, और लटकने के बाद लोगों को धरना प्रदर्शन देने के लिए बेहोश होना पड़ रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे टाइगर सफारी स्वीकृत करवाई थी, उसमें भी 10,000 से लेकर 15,000 लोगों के रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की बात थी। यहीं पे ग्रासनगंज में हमने 4 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवाई थी कि वहाँ लैंड होंगे, वहां से जो है टाइगर सफारी का आनंद लेते हुए वापस जाएंगे। यहाँ की जो आर्थिकी है कोटद्वार की वो डेवलप होती, और हमारा जो पर्यटक का क्षेत्र है वो भी बढ़ता, और यहाँ जो रोमांच लोगों को देखने लगता वो पूरे विश्व में फैलता, उससे पर्यटक यहाँ पर आते। कर्णाश्रम जहाँ भरत पैदा हुए और भारत जिनके नाम से पड़ा, वो स्थान जो है विकसित करने के लिए हम लोगों ने पहली किस्त 22 करोड़ रुपए की उपलब्ध करवाई कि उसको भारत के पूरे नक्शे पर, पूरे मानचित्र पर उसको लाया जाए ताकि इसको विश्व विख्यात हम लोग कर सकें। उसके लिए काम शुरू हुआ, टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया, सरकार बदल गई, उन्होंने जहां पर था वहां पर उसको रोक दिया। इसमें भी 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता, पर्यटक का क्षेत्र था, और मैं समझता हूं कि ये एक सर्किट भी हम लोग इसका बना रहे थे। ये बहुत सारी संभावनाएं थी जिसमें कि मैं समझता हूं वर्तमान सरकार पैसा उपलब्ध होने के बाद, प्रोजेक्ट स्वीकृत होने के बाद और टेंडर होने के बाद इन कामों को रोक दिया। नया काम किसी को अगर आप बताते हैं तो आप बताइए कि इन्होंने इस काम में ऐसा काम किया। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से नदियां खोद दी गई है, जिस ढंग से नदियां आज भी खोदी जा रही हैं, किसको भविष्य में नुकसान होने वाला है? रोजगार को नुकसान होने वाला है। तो बजाय कि इनको फायदा पहुंचाना चाहिए था जनता का, ये उल्टा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए कौन दोषी है? और क्योंकि सब दिमाग में सब लोग आते हैं, सपने सब लोग देखना चाहते हैं, और सपनों में ये इस ढंग से कह देते हैं कि हम जो है कोटद्वार को सोने का शहर बना देंगे। हमने बना डाला लोग उसके भावुकता में, क्योंकि कोटद्वार की जनता ही नहीं, संपूर्ण उत्तराखंड की जनता बहुत सरल मिजाज की है, बहुत ईमानदारी से सोचती है।
उसके मन के अंदर जो भाव है वही भाव वो ये अपेक्षा करता है कि सामने वाला भी बता रहे, और ये लगातार नुकसान होता चला जा रहा है। लेकिन जनता को फायदा नहीं कि लुभावनी सपने दिखाना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को जो है असली मुद्दों से भटकाना, इनकी जो है रणनीति उसमें सफल हो जाती है और इसलिए वो जीत जाते हैं। हम लोग आ जाते हैं क्योंकि हम लोग झूठ बोलते नहीं। सर, अभी जैसे आपने कहा कि आपके कार्यकाल के दौरान आपने कोटद्वार के विकास के लिए काफी काम किए हैं और यकीनन आप कोटद्वार के एक प्रभावशाली नेता रहे हैं जिनके कार्यकाल में काफी कार्य हुए हैं। तो सर, मेरा आपसे सवाल अब ये है कि अगर जनता आपको फिर से मौका देती है तो कोटद्वार के विकास और रोजगार के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं हमारे कोटद्वार क्षेत्र के लिए रहेंगी? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसी वजह से शायद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से अलग होने की जो जिज्ञासा थी मन के अंदर, जी। वो इसीलिए थी कि यहाँ पर हम अपने संसाधनों को कैसे विकसित कर सकें और कैसे हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके। यही मुख्य उद्देश्य से हम लोगों ने अपने इस राज्य को प्राप्त किया, और जिस राज्य के लिए मैं समझता हूँ कि पूरा का पूरा भारत यानी हिंदुस्तान की तमाम पार्टियों ने स्वयं स्वीकार करना प्रारंभ किया कि अब उत्तराखंड को बन जाना चाहिए। ये संघर्ष था, तो आखिर वही संघर्ष करने वाले लोग ऐसे क्यों हो रहा है कि वो या तो भावुकता में या फिर उनको जो सपने दिखाए जा रहे हैं उसमें उलझ जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि आज बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है कि किसी को भविष्य में ये नजर नहीं आ रहा है कि उनका बच्चा जो अभी नौजवान है जो पढ़ रहा है वो रोजगार पाएगा या नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हर व्यक्ति के अंदर है। लेकिन जब चुनाव आता है तो इस प्रकार घुमाते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे प्रति वर्ष। तो लेकिन अब जनता के सामने ये होता है कि ये अगर सही कह रहे हैं तो चलो इनके बात मान ली जाए। लेकिन 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, ये होता चला जा रहा है और हम लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए तो मैं सीधी बात करना चाहता हूँ कि जो 4 प्रोजेक्ट जिनको मैंने अभी गिनाया, मैंने और भी प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रस्तावित किए थे ताकि यहाँ का बेरोजगार आदमी बाहर न जाए, उसको रोजगार यहीं पे मिले। इन्हीं 4 प्रोजेक्ट में यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार गारंटी थी। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि रोजगार के लिए मैं बहुत सेंसिटिव रहा हूँ। मैं सन 85 से लेकर 90 के बीच में पहली बार विधायक बना और शायद मुझे ये नहीं मालूम था कि ग्रोथ सेंटर का मतलब क्या होता है उस समय। अब मैंने एक अधिकारी से पूछा ग्रोथ सेंटर क्या होता है, उन्होंने कहा बस संसाधन बढ़ाने का एक तरीका है, रोजगार दिलाने का अपने लोगों को तरीका है। तो उस ग्रोथ सेंटर जहां सिर्फ 4 स्वीकृत हुए थे पूरे उत्तर प्रदेश में, ये सुरेंद्र सिंह नेगी की हिम्मत थी कि एक ग्रोथ सेंटर कोटद्वार के लिए लाया था सन 88 में। तो ये हमारे दिमाग में है कि हमारे यहाँ पर क्योंकि कोई औद्योगिक धंधे भी नहीं है कि जहाँ पर रोजगार पाए, कोई ऐसे कल कारखाने भी नहीं है जहाँ पर रोजगार मिले, या हम लोग अपने आप को डेवलप कर। हमारा तो सिर्फ और सिर्फ नौकरी जो है वो ये समझिए कि उत्तराखंड से बाहर हम लोगों को देखना पड़ता था। वो भी गया, एकमात्र रोजगार का साधन था फौज में भी उन्होंने जो है 4 साल की जो है बंदिश में एक ऐसी योजना शुरू कर दी अग्निवीर कि 4 साल के बाद क्या करने वाला है बच्चा, यानी कि जब उसकी उम्र 18 से लेके बढ़ेगी तो वो भर्ती होगा, 4 साल के बाद बाहर आ जाएगा, यानी कि 22-23 साल में जब वो बाहर आ जाएगा तो क्या करेगा पूरी जिंदगी। ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिससे मैं समझता हूँ, क्योंकि एक मैं मोटे तौर पर ये कह सकता हूँ वर्तमान सरकार का कोई विजन नहीं है, कोई उनका किसी भी नौजवान के प्रति, बेरोजगारी के प्रति, महंगाई के प्रति कहीं दूर दूर तक उनका सोचने का भी कोई तरीका उनके मन के अंदर नहीं है। वरना ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लगातार लोगों को रोजगार भी मिलता, रोजगार के संसाधन भी बढ़ते और रोजगार के संसाधन के साथ साथ यहाँ की आर्थिकी बढ़ती। पूरे उत्तराखंड के लोगों की आर्थिकी लगातार गिर रही है। बोलने के लिए बोला जा सकता है कि आम आदमी की आर्थिकी बढ़ रही है। अब आप स्वयं लगाइए कि जिस घर में कोई आमदनी का साधन नहीं, आर्थिकी कैसे बढ़ जाएगी। आज ये चर्चा होती है कि हमको 2047 में विकसित भारत बनाना है। एक अच्छी सोच है, एक अच्छा वक्तव्य हो सकता है, लेकिन क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं? क्या
आप जानते हैं कि अगर किसी भी राष्ट्र का विकास होना है तो उस विकास में स्वाभाविक रूप से पहले जो प्रथम इकाई है हमारी प्रधान की, ग्राम प्रधान जिसका मुखिया होता है, ग्राम सभा को क्या होना चाहिए? विकसित होना चाहिए, क्षेत्र को विकसित होना चाहिए, जिला पंचायत को विकसित होना चाहिए, यानी कि पूरे उत्तराखंड के हर गांव को विकसित होना होगा। न्याय पंचायत में स्थिति मजबूत होनी चाहिए, तभी तो भारत देश विकसित होगा। अब यहाँ पर तो विकसित की जगह कि आपने जो है बैक गियर लगा रखा है, तो कैसे विकसित होगा? ये तो हवा में चल रहा है। ये ठीक उसी प्रकार का एक जुमला है कि जब 6 साल पहले एक चीज कही गई थी कि भारत देश के जो किसान हैं उनको 2022 तक दोगुना उनकी इनकम हो जाएगी। दोगुना तो इनकम नहीं हुई, हाँ 1000-1500 लोग मारे गए, उस लोगों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि ऊपर कर्जा इतना हो गया कि उनको दे नहीं पा रहे हैं। तो जब महंगाई ज्यादा होगी तो असर तो जो है हर व्यक्ति पर पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता हूं कि यहाँ पर सोच बेहतर होनी चाहिए। हमारी सोच हमेशा जनता के लिए होती है, इनकी सोच हमेशा चुनाव जीतने के लिए होती है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आपने कहा कि चुनाव वर्ष है, खाल आएगा। अभी इससे पहले 1 महीने से पहले आपके कोई नेता केंद्र से उत्तराखंड का तरफ नहीं आए, लेकिन 1 महीने से आप लगातार सुनने को लगेगा कि आज फलाना केंद्रीय मंत्री जी ने फलानी जगह बोला कि फलानी जगह। तो ये पूरे 4 साल तक तो ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि कैसे चुनाव जीता जाए, कैसे लोगों को गुमराह किया जाए। कांग्रेस ये सोचती है पहले दिन से सत्ता में आने के बाद कि कैसे लोगों को अगर पानी नहीं है तो पिलाया जाए, कैसे अगर शिक्षा के क्षेत्र में कमी है तो उसको कैसे दूर किया जाए, कैसे जो है यहाँ पर अगर टेक्नोलॉजी या टेक्निकल एजुकेशन नहीं तो उसके लिए कैसे टेक्नोलॉजी हम लोग स्थापित करें। तो इन चीजों पर पहले दिन से सोचती है और ये आखिरी साल में अपने को दिखाने का प्रयास करती हैं और सब्जबात दिखाते हुए फिर वो जुमले के रूप में कहते हैं तो हमने कहा जुमला था, ये वही बोलते हैं। तो ये इस वजह से शायद जब ये सारी चीजें होती हैं तो इससे आम आदमी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आज जो है क्योंकि सरलता कभी कभी भयानक रूप ले लेती है। हम इतने सरल हैं, इतने ईमानदार हैं कि हम लोग दूसरे की रणनीति को, जो छल कपट की राजनीति है, गुमराह करने की राजनीति है, उसको समझ नहीं पाते, उससे भांप नहीं पाते, जिससे लगातार उत्तराखंड को नुकसान हो रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार कोटद्वार में वापसी कर पाएगी? देखिए, कोटद्वारी क्यों, इस समय तो पूरे उत्तराखंड के अंदर एक बात चल रही है कि कांग्रेस ने जो किया था जी। उनको जो है जब राज्य गठन हुआ उसके बाद 2 बार मौका मिला, 2002 से लेके 2007 और 2012 से लेके 2017, यानी 10 साल का मौका कांग्रेस को मिला। जी। बीजेपी को मिला 2007 से लेके 12 और फिर मिला 17 से लेके अब तक, यानी 3 मौके, यानी 15 साल। जी। आप अगर इसकी बारीकी, ये कोई भी विभाग, कोई भी डेवलपमेंट की एजेंसी आपको ये उपलब्ध करा देगी कि कांग्रेस ने उन 10 सालों में कितना विकास किया, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, कितनी स्कूलें खोली, कितने जो है विश्वविद्यालय खोले, कितने टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, कितना जो है यूनिवर्सिटीज जो इस समय आपको रोजगार दे रही हैं वो कितनी खोली, तो आपको स्वतः अंदाजा लगेगा। अब तो वर्तमान सरकार तो ये कर रही है कि पहले कभी हमारे कार्यकाल में आपने ये नहीं सुना होगा कि भाई गड्ढा मुक्त सड़क बनाएंगे। गड्ढा मुक्त यानी गड्ढे को पाटना। जी। अच्छा, गड्ढे को पाटने में क्या होता है कि उसमें मुनाफा बहुत होता है, दूसरे किस्म का मुनाफा, उसको मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि गड्ढे अगर पूरी सड़क पे 10 हैं तो उसको 200 भी बता सकते हो, तो उसका पैसा ड्रॉ होगा। जब सड़क बनती है तो एक किनारे से लेके कोटद्वार से लेके, अगर सपोज कि हम नजवात की बात करते हैं, सबको मालूम है 24 किलोमीटर की दूरी, अगर कोटद्वार से लेके डोगड्डा बनी है तो सबको मालूम है 15 किलोमीटर की दूरी है, तो उसका एस्टिमेट उसी ढंग से बनेगा। लेकिन गड्ढों का एस्टिमेट कैसे बनेगा, किस हद तक बनेगा, ये कोई पता नहीं है। तो यही अंतर है कांग्रेस में और जो है बीजेपी में। तो ये क्योंकि देखिए आज तो उनके पास को संपदा होगी,
उनके पास सब कुछ संसाधन हो गए और उनके पास वो औजार जिसकी वजह से ये 3 बार पार्लियामेंट में, 2 बार यहाँ जीत चुके हैं, वो सब कुछ है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से हमारे कांग्रेस को एक नई रणनीति को अख्तियार करना पड़ेगा जी। और वो ये है कि अगर हम लोगों ने जनमानस के दिमाग से जो गलत चीजें भरी हुई हैं दूसरे लोगों के द्वारा, उसको अगर नहीं उड़ेला बाहर, तो स्वाभाविक रूप से खतरा तो तब भी है। लेकिन इसके लिए मास एक कॉम्बिंग होगी, लोगों के दिमाग से चीजें उतारनी होंगी कि आपको इन 9 साल 10 सालों में क्या मिला। अगर ये समझना वो शुरू कर दे और अपने बारे में सोचना प्रारंभ कर दे जनता, तो मैं समझता हूँ निर्णय तो कांग्रेस के पक्ष में वर्तमान में भी है। चुनाव होते होते कभी कहते हैं कि साहब ईवीएम गड़बड़ है, फलाना गड़बड़ है, लेकिन ये तय है कि अगर हम लोग या उत्तराखंड के लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की बात हम बाद में करते हैं, पहले उत्तराखंड की बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड का भला किस पार्टी के द्वारा हो सकता है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। अभी तो ये हो रहा है कि हमारे को, जैसे बिहार में हुआ कि आखिरी 2-4 दिनों में 10-10 हजार रुपए जो है महिलाओं के नाम चला गया। अगर वही संभावना होती है तो हमको ये तो विचार करना पड़ेगा कि ठीक है, ये जो है चुनाव के 15 दिन पहले हमको पैसा दे रहे हैं या 1 महीने पहले दे रहे हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में आखिर इन्होंने हमको क्यों नहीं दिया जी? ये तो हमारे विवेचना का प्रश्न है ना, ये हम अपने मन मस्तिष्क पे थोड़ा दबाव डाल सकते हैं जी। आपको सोचना पड़ेगा कि ये 10,000 से हमारा वोट खरीदने, कोई भी पार्टी में किसी व्यक्ति की पार्टी से करा था, लेकिन ये तो है ना कि 10,000 को हमको इन पूरे 5 सालों में क्यों नहीं दिया गया, इसी आखिरी महीने में क्यों दिया जा रहा है। अगर 10,000 देने हैं तो हर साल देते रहिए ना, 2-2, 4-4, 5-5 बार दीजिए, इस ढंग से 20 बार हो जाएगा, तब तो समझ में आता 10,000 की कीमत। लेकिन 10,000 की कीमत लेके और आप 5 साल के लिए फिर उसी पार्टी को अगर शासित करते हो, तो हम इसको क्या कहेंगे। ये कहीं बड़ा सवाल है और इसको लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य और ये उत्तराखंड बनाने के पीछे भी जनता ही थी और अपना भविष्य को बनाने के लिए भी मैं समझ जनता ही होगी कि हमारे बच्चों का पठन पाठन का क्या होगा, हमारी आजीविका क्या होगा, हमारे भरण पोषण के लिए जो सामग्री हमको मिल रही है वो हमारी सीमा के अंदर है या नहीं है, ये किसको सोचना है, तो जनता को सोचना है। लुभाने वाले, ठगने वाले तो बहुत आते हैं, जादूगर भी बहुत आते हैं, लेकिन जादू में वो सब कुछ थोड़ा ही होता है जो हकीकत में होता है। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि इसमें कोटद्वार की बात इसलिए मैंने कहा कि बाद में आती है। जनता कोटद्वार की बहुत समझदार है, बहुत जो है खुददार भी है, स्वाभिमान भी है, हम उसको सल्यूट करते हैं। और लेकिन इस प्रकार के बातों में जब कभी कभी ये होता है कि एक तरफ से बौछारें हो रही हैं सपने दिखाने की, एक तरफ से लगातार झूठ बोला जा रहा है और दूसरी तरफ से सपने नहीं दिखाए जाते, बल्कि ये कहा जाता है कि बैकग्राउंड आपके लिए एग्जाम्पल है, उदाहरण बैकग्राउंड है। आप 10 साल में आपको क्या मिला और इन 15 सालों में आपको क्या मिला, इस पर तो थोड़ा जनता को थोड़ा अपने मन और मस्तिष्क पर दबाव डालना पड़ेगा, तभी जो है सही चीज छनकर आएगी और तभी वो सरलता से और विवेकपूर्ण ढंग से जो है वोट कास्ट कर सकेंगे जी। हाल ही में दीपक कश्यप मामले का बड़ा बनना और इसी बीच राहुल गांधी जी से मुलाकात करना, तो आप इसे किस तरह देखते हैं कि क्या ये राजनीतिक रूप से फायदेमंद होगा या फिर इसके कुछ नुकसान होंगे। देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको, ये बर्निंग टॉपिक है, सही है जी, इस पर मैं बाद में आऊंगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैंने कोटद्वार की जनता के लिए, यानी आप जैसी बेटियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, दूसरी की बेटियों के लिए, जो लोग ENM के कोर्स करने के लिए बाहर जाने की जहमत नहीं उठा पाते थे, जो नर्सिंग कोर्स करने के लिए बाहर नहीं जा सकती थी, जो MBA करने के लिए बाहर नहीं जा सकती थी, जो बायोटेक करने के लिए बाहर नहीं जा सकती थी, जो MBA, BBA और MTech करने के लिए बाहर नहीं जाती थी,
उनके लिए एक यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोला, भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी। जी और उस इंस्टीट्यूट के पीछे जो मेरा मकसद था कि बीए करने के बाद और एमए करने के बाद जनता या पब्लिक या यूं कहे कि हम इस पूरे देश के अंदर वो चीज जनरेट नहीं कर पाएंगे, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये यूनिवर्सिटी हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देगी। जी ये अच्छी भावना थी, खराब थी? मतलब हमने बच्चों के लिए यहाँ पर चीजें उपलब्ध कराने का सोचा, भगवान ग्लोबल यूनिवर्सिटी स्वीकृत करवा दी। जी करने के बाद उसमें बच्चे पढ़ने लगे। आज उसमें 80% बच्चे जो पढ़ लिख कर जाते निकलते हैं वहां से, उनको जॉब मिल रही है। ठीक है, जी ये अच्छा काम था ना? ये किसकी सोच थी? ये हमारा विजन था, ये हमारी सोच थी कि बच्चा पढ़ने के बाद भी बेरोजगार क्यों रहे। हमने एक यूनिवर्सिटी खोल दी, लेकिन उसमें भी चतुर लोग पैदा हुए। तो लोगों ने जब चुनाव 2017 का आया, उन्होंने कहा सुरेंद्र सिंह नेगी कहाँ ग्लोबल यूनिवर्सिटी खोल रहा है? यूनिवर्सिटी नहीं खोला, सुरेंद्र सिंह नेगी तो एक मस्जिद बना रहा है। जी ठीक है, तो उस शब्द ने पूरे कोरदार को हिला दिया। जी हिलाया। जी और जब ये हिला कि भाई पूरा कोरदार हिल गया कि अच्छा सुरेंद्र सिंह नेगी मस्जिद बना रहे हैं यूनिवर्सिटी की जगह, तो लोगों ने वोट उसी ढंग से कास्ट कर दिया। जी आज की तारीख में क्या वो मस्जिद है, इसका सत्यापन तो जनता कर सकती है ना? करती है, नहीं करना चाहिए उनको। आज उन्हीं के बच्चे वहां पर जो है, कई लोग आते हैं, मेरे पास भी जाते हैं, और जो सिटिंग एमएलए हैं उनके पास भी जाते होंगे, और जो यहाँ के और भी लोग हैं उनके पास जाते होंगे, मेरे बच्चे का एडमिशन करवा दो। अगर वो मस्जिद थी तो पढ़ने के लिए क्यों जा रहे हैं बच्चे वहां? जी लेकिन जनता को गुमराह करने का एक तरीका था और उन्होंने उसको गुमराह कर दिया। अभी एक इंसिडेंट हुआ 2 वर्गों में, जी जिसका जिक्र अभी जी जो काफी सुर्खियों में रहा। सुर्खियों में। जी 2 वर्गों में आमतौर पर ये हो जाता है। जी और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, वो भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, एक ऐसा हुआ कि एक बुजुर्ग आदमी के साथ कोई अभद्रता कर रहा था। तो मैं ये एक नहीं कहना चाहता हूँ किस मजहब का है, किस जाति का है, और उस व्यक्ति के बारे में भी कुछ नहीं चाहता हूँ कि जिसने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। जी दीपक, तो उसने जो है कोशिश की एक मानवता के नाम। जी हर आदमी के अंदर एक मानवता का दिल होता है, इंसानियत होती है, जिसको भगवान ने हमको एक विशेष श्रेणी में रखा, इंसानियत। इंसानियत के नाते उसने इंटरवेन कर लिया। ये क्या कर रहे हो, यह बुजुर्ग साहब मार्केट है, ये छोटा एक पारिवारिक घपला है, ये जैसे घर के अंदर होता है, लेकिन उसको एक रूप देने का प्रयास किया गया। तो उसके पीछे जो मोटो था उसको प्रयास किया गया, आज की तारीख में खत्म हो गया। जी उस केस को अगर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैंने अगर उसको टैकल नहीं किया होता, शासन में भी बात की, जी प्रशासन में भी बात की, और जो यहाँ पर चंद्रमोहन सिंह नेगी थे एसपी, उनका, और यहाँ तक कि दरोगा भी जो वर्तमान में है, इनसे मेरे संपर्क थे, लगातार संपर्क में, जो यहाँ के हेड थे एसपी, उनसे था। तो उन्होंने इसको साइलेंटली समाप्त कर दिया। कोशिशें की गई फिर कि हम ये तारीख को आएंगे, कहेंगे, तो ये थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि इसको हवा देने का जो प्रयास था, उस हवा को रोकने का काम अगर नहीं किया गया होता तो नुकसान किसका होता? कोरदार वासियों का होता। जी कैसे ना कहते हैं कि जब किसी के कहीं पर कोई आग लगती है तो वो बगल और दूसरे तीसरे घर को ये नहीं पूछता वो किसका घर है, तो आग तो जाती है। तो इस ढंग से एक शांति प्रिय इलाके में, एक शांत और सौहार्दपूर्ण इलाके में, जहां पर लोग एक दूसरे को समझते भी हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, अनायास इस प्रकार की घटना को जन्म दिया जाता है, और उस घटना का जो उनका मकसद है उसमें वो सफल नहीं हो पाए। हम नहीं कहते कि कौन थे क्या थे, लेकिन कोशिशें थी, वो नाकाम हुई, और इसके लिए मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जनता ने बहुत सूझबूझ से इसको सोचा, महसूस किया कि इससे हमारा नुकसान होने वाला है, इससे कोई फायदा होने वाला है, और कुछ जो है अपने फायदे के लिए सब करते। तो अब इस घटना को भगवान ग्लोबल यूनिवर्सिटी से जोड़िए ना आप जी इसको कि भगवान ग्लोबल यूनिवर्सिटी का अगर मुद्दा नहीं उठाया होता इन्होंने कि मस्जिद बना दिया, तो आज मैं समझता हूं जो 4 चीजें मैंने गिनाई,
जी उनके साथ हमारे विजन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर महिलाओं को क्या मिलना चाहिए, जी महिलाओं की आर्थिकी कैसे बढ़नी चाहिए, जी महिलाओं के पास पूरा समय है। कोटद्वार की जनता के, कोटद्वार की महिलाओं की मैं आगे बात करूं, जो कोई जॉब कर रहा हुआ अलग बात है, लेकिन अधिकतर महिलाओं के पास कोई काम नहीं है। जी सुबह से लेकर शाम तक वो खाली बैठती है। हमारे विजन में था, हमारे यहाँ था, मैंने 11 हेक्टेयर जमीन सिडकुल में स्वीकृत करवाए अतिरिक्त, जी और उसमें हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे कि जिसमें जैसे कि बीएल है ना, एंसिलरीज और जो छोटे काम होते हैं वो घर से करवाते हैं, जी ठीक है नहीं, कि वेल्डिंग का काम तुम कर दो, फलाना काम कर दो, यानी कि महिलाओं को भी और जो है लोगों को भी रोजगार मिलता है। जैसे कि चाइना में, वहां की चीजें क्यों सस्ती हैं? क्योंकि घर में जो महिलाएं, जिनके पास वक्त अगर 6 घंटे का खाली का है तो 6 घंटे काम कर लीजिए, 4 घंटे कर लीजिए, जिस पर 1 घंटे का एक, तो वो आजीविका भी देगा और यहाँ को सब्ज भी करेगा। तो वो योजनाएं हम लोग ला रहे थे, लेकिन क्योंकि चैप्टर बंद हो गया, जी अब मैंने वही कहा ना कि ये उन बातों को उनको तो करवा नहीं पा रहे हैं जो ऑलरेडी इनमें पैसा सैंक्शन है। तो नए विजन, नए सोचने की तो कोई वो है ही नहीं ताकत। हमने सोचा था कि ये हमारी प्लानिंग होगी कि हर व्यक्ति के हाथों को रोजगार मिलना चाहिए, हर घर में कोई ना कोई संसाधन होते हुए उसकी आर्थिकी बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए तो बहुत बड़ा विजन होना चाहिए। अब मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है वो पानी की समस्या हल हो गई हो, जी चलो यहाँ पे कुछ हद तक हमने स्वास्थ्य सेवाएं भी ठीक कर ली, जी यहाँ पे हम लोगों ने स्कूलिंग की भी व्यवस्था बहुत सही कर दी, जी हमने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की भी, इसको कोई मुझे बताता नहीं था, अन्ना बता रहा है। तो आज भी हमारा विजन तो ये है कि किस चीज से जनता को फायदा हो सकता है, उस पर हमारा फोकस होता है और उसको करके दिखाते हैं। विधायक के पास, मंत्री के पास बहुत बड़ी ताकत होती है, उसके बात को कोई काट नहीं सकता अगर उसमें लॉजिक है। जी और हमारा तो ये प्रदेश ही जो है रोजगार को लेके शुरू हुआ था, आपको मालूम होगा। जी तो ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर विल पावर की आवश्यकता होती है। और थोड़ा सा जो इस समय माहौल चल रहा है, जिसको हम कहते हैं कि कमीशन खोरी बढ़ गई, फलाना बढ़ गई। कमीशन खोरी कैसे बढ़ गई? जब एक हाथ बढ़ेगा, दूसरा हाथ उसमें, तो ताली नहीं बजेगी। तो जब दोनों हाथ बजते हैं तो तालियां बज जाती हैं, कमीशन ज्यादा हो जाता है। तो ये इसके लिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ संयम रखना चाहिए। जनता सर्वोपरि है, इसलिए नहीं कि कुछ चुनाव जिताती है, जी बल्कि इसलिए कि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के प्रति संवेदनशील हो, उसकी समस्याओं का निदान करे। लेकिन वर्तमान में शायद अब इतना कोई नहीं सोच रहा है, लेकिन सोचना होगा उनको, जनता को अपने बारे में सोचना होगा, ताकि उनको कुछ बेहतर समय उनका आ सके। भाजपा के कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं? आपके अनुसार सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं और क्या वो किन चीजों में चूक चुके हैं? देखिए, सरकार का मतलब होता है जनता के सरोकारों को पूरा करना। जी जनता का कोई ऐसा कार्य जो इस सरकार ने किया हो, जनता के हित में उसका निर्णय हुआ हो, तो आप बता दीजिए। नदियां खोदी जा रही हैं तो इसमें जनता का हित है क्या? जी नहीं है। किसका हित है? सरकार का हित है। सरकारों का। ठीक है। आपका यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले, थोड़ी देर के लिए मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो स्मार्ट मीटर में जो है, पहले जो बिल आ रहे थे 2 महीने का, वो अगर 1000 रुपए आता था किसी के घर का, तो स्मार्ट मीटर लगने के बाद उसका 1 महीने का बिल 3000 आने लग गया। तो किसका नुकसान हुआ? क्या ये, जब स्मार्ट मीटर किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए, वो जबरदस्त आदमी है, मजबूत आदमी है, जिसको फायदा पहुंचाना था कि भाई आपके स्मार्ट मीटर हम लगाएंगे, उसके पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम नहीं कह सकते। लेकिन जब हमारे पास लोग आए, हमने एक छोटा सा एक कार्यक्रम किया सत्याग्रह का। जनता आई, जनता को देखते हुए सरकार घबराई, उन्होंने स्मार्ट मीटर जो लग रहे थे, बदल रहे थे, उनको रोकना बंद कर दिया। अगर वो गलत नहीं थी सरकार थोड़ी देर के लिए,
तो सत्याग्रह से कैसे वो परिवर्तन हो गया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया? जी आप बोलिए ना। अगर सरकार को नुकसान हो रहा है उस स्मार्ट मीटर हटाने से या न लगाने से, तो सरकार क्यों करेगी उस काम? लेकिन क्योंकि हम सही थे और जनता का शोषण हो रहा था, तो हमने आवाज उठाई तो वो बंद हो गए। तो क्या इस जो उन्होंने सरकार ने किया या ये स्मार्ट मीटर थोपा जनता के ऊपर, क्या सही कदम था? जी नहीं था ना। यानी ये भी गलत था, नदियों को खोदना भी गलत था। जी अब उन्होंने एक काम और कर दिया। अभी नगर निगम बनी हुई 6-7 साल हुए, जी ठीक है, समय हुआ है, हाँ जी। और नगर निगम बनते हुए ये कहा जाता है कि भाई हम जो है आपको थोप दिया, ये भी थोपा गया। आपको टैक्स देने पड़ेंगे और देने पड़ेंगे, सबको देने पड़ेंगे, हमको भी देना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा। आपके पास संसाधन नहीं है, कहां से दोगे? हम जब तक थे हमने नहीं बनने दिया, ये बनते ही इन्होंने अपना लागू कर दिया, गलत किया। फिर उसके ऊपर प्राधिकरण लागू कर दिया। जी प्राधिकरण का मतलब ये हो गया कि अगर आपका मकान 2.5 लाख 3 लाख का बनना है तो पहले 1.5-2 करोड़ रुपए तो प्राधिकरण में जमा करो, नक्शा पास करो, ये कराओ, इतना कारपेट एरिया छोड़ो, वो करो, तो करो, ठीक है नहीं? तो ये किसका नुकसान हुआ? वो ठीक है कि उस समय ये मेयर, हमारी वाइफ मेयर थी, और ये जो बैठे हैं ये जो है पार्षद थे, इन्होंने 15 दिन का धरना दिया, तो उसमें वो बैकफुट पे आ गई सरकार, उन्होंने प्राधिकरण भी समाप्त कर दिया। तो अब जब सरकार ने वापस लिया हो, तो इसका मतलब गलत काम किया था ना सरकार ने, अच्छा काम था ये नहीं किया। अभी जो है उन्होंने, जैसे हेमलता नेगी जो मेयर थी, उन्होंने 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया। व्यापारिक कमर्शियल जो उन्होंने संशोधन कर दिया था कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। किसने कहा? व्यापारियों को। अब व्यापारी को ये देखिए, आपकी जब से ये सरकार बनी है 9 साल से, जी क्या किसी व्यापारी की हैसियत बढ़ी है? क्या किसी व्यापारी के 2 पैसे बढ़े हैं? बढ़े या नहीं बढ़े हैं? बताइए ना। नहीं बढ़े ना। और उसके ऊपर टैक्स और लगा रहे कि कॉमर्शियल काम कर रहे हो। जी तो ये भी गलत काम था या नहीं था? अभी इनके हटते ही उन्होंने एक फरमान जारी किया कि प्रत्येक घर को, यानी मेरा घर है, आपका भी घर है, उनका, सब घरों को नोटिस भेज दी। नोटिस में लिख दिया कि आपका कितने बाय कितने का मकान है, कितने बाय कितने का घर है, कितने उसमें टॉयलेट है, कितने उसमें एरिया है, तो उस पर टैक्स लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। उसी सत्याग्रह से रुका हुआ है, नहीं तो अब तक ये थोप देते। तो ये क्या टैक्स लगाना, बगैर फैसिलिटीज उपलब्ध कराना, ये सरकार सही कर रही, गलत कर रही? गलत कर रही ना। उन्होंने ये कहा था कि हम 10 साल में आपको सारी फैसिलिटीज देंगे, तब टैक्स लगाएंगे। अब आपने सेवर तो लगाया नहीं है, आप मानपुर की रहने वाली हो, जी मानपुर में लगा, लाल पानी में भी सेवर लगा नहीं लगा, आपका ड्रेनेज सिस्टम मजबूत नहीं हुआ, जी और आपका पानी की मात्रा भी नहीं बढ़ी, और आपसे पैसा जो है डबल लिया जाएगा टैक्स। जी टैक्स तब लिया जाता है जब आपने फैसिलिटीज उपलब्ध कराई हो। भाई किसी दुकानदार के पास आप जाते हो कि 1 किलो या दाल तो दो, 2 किलो चावल दे दो, आधा किलो जरा मिर्ची भी डाल दो, तो पैसा तब देते हो जब सामान देता हो। आपको सामान मिला नहीं, अभी सेवर लगा नहीं, और आवास संपत्ति कर आप पर लागू हो रहा है, तो बेतहाशा है ये शोषण है। अगर इसको वो अपनी उपलब्धि मानती हैं तो हम उनको बधाई देते हैं, जिनकी बात आप कर रहे हो कि इन्होंने क्या कुछ किया। बहुत टाइम लग जाएगा, आपके पास जो है रील भी खत्म हो जाएगी और आपका ये समय भी खत्म हो जाएगा, इतने काम इन्होंने कर दिए। तो ये और तो और जो हमारे बनाए हुए स्वीकृत पुल थे जो बने, उनको तो तोड़ डाला। कि अगर आप इसको भी जो है उनकी कंट्रीब्यूशन मानते हो तो आप बताइए। यहाँ पे बुद्धा पार्क जी जो मात्र 18-20 लाख रुपए में बना था, अपने संसाधनों से जो है किसने बनाया? नगर निगम ने बनाया। आज उसको 94-96 लाख में 98 लाख में बनाया जा रहा है। ये शर्तियां हैं। बच्चों के लिए पार्क किसके लिए होता है? बच्चों के लिए होता है। पार्क किसके? बुजुर्गों के लिए होता है, खेलने कूदने के। अब जो उसमें खेलने कूदने का स्थान था वो घट के आधा हो गया। देखिएगा, मैं नहीं गया वहां पे, लेकिन जिस ढंग से वहां पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, लेकिन क्या है कि
98 भूल भी रहे हम कि 98 लाख 98 करोड़ भी बोल जाते हम। जी तो पहले वो 18 लाख का काम था, अब वो 98 लाख का हो रहा है, उसी एरिया में हो रहे हैं। कोई हीरे जवाहरात अगर उसमें लग रहे हैं तो समझ में आती है। जी उसके पीछे क्या कहानी है ये हम नहीं बता सकते। ये दुरुपयोग है, सदुपयोग है। इतना ही पैसा जो हमारे प्रस्तावित जो 3 वो थे यहाँ पे पार्क बनाने के लिए, जहाँ पे आपका राशनगंज में हेलीकॉप्टर उतरते, हमने कहा उसको पार्क बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग थी। इनका जो है काशीरामपुर में मांग थी, उधर कलाल घाटी में मांग थी। जी अगर वहां वो पैसा खर्च होता तो एक नई चीज उपलब्ध होती है, बेहतर होता ना। जी लेकिन नहीं, पैसे का दुरुपयोग करना। एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, अगर डिग्री कॉलेज में कभी आप गए हो तो वहाँ एक हॉस्टल है था, जी वो हमारे कार्यकाल में बना था। हॉस्टल था और उसको जो है उन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया और नया हॉस्टल बना दिया। अब इसको उपलब्धि कहेंगे आप? उसमें सिर्फ रंग रोगन होना था और वहां पर लग गए पता नहीं कितने करोड़ के। वो दूसरे दिन पूछेंगे, ये आप ही पूछ लीजिएगा कि डिग्री कॉलेज में जो इसमें हॉस्टल बना है जी वो कितने करोड़ का बना है। तो ये क्या है? ऐसा तो नहीं कि मशीन में एक तरफ से पैसा जा रहा है, दूसरी तरफ से वो भी वापस हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते, लेकिन मानसिकता है ना। नई चीज कौन सी डेवलप हुई? कोटद्वार में आईटी पार्क बनता, समझ में आती है। जी कोटद्वार में रोजगारों के लिए, बेरोजगारों के लिए कुछ व्यवस्था होती है, वो भी आवश्यकता थी। बीजेपी आई तो यहाँ पे एक फ्लश डोर फैक्ट्री थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनकी उपलब्धि गिना रहा हूँ मैं सब। जी जी फ्लश डोर फैक्ट्री थी जी तो वहां पर फ्लश डोर फैक्ट्री को बंद कर दिया गया बीजेपी का कार्यकाल में। और बीजेपी उसमें जो है वहां पर पर्यटन के लिए जो है वहां पे बड़े बड़े जो है गेस्ट हाउस बना दिए गए, करोड़ों रुपए की लागत से, करोड़ों रुपए की लागत से वहां पे बनाया गया। आज चले जाइए, इन 9-10 सालों के अंदर उसकी स्थिति यह है, किसी ने तो जो है दरवाजे निकाल के ले गए, किसी ने जो है खिड़की निकाल दी, किसी ने दरवाजे निकाल दिए। और आज जरा एक फोटो लेने के लिए जाओगे बेटे तुम लोग उधर, ठीक है, जब आप कौड़िया में पहुंचते हो जी तो एक रोड जो है तेलीपाड़ा फार्म के लिए जाती है और जहां से अब नगीने के लिए भी जाते हैं। जी और आगे चल के लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा कि वो इमारतें कितनी अच्छी बनी है, आउट हाउसेस कैसे बढ़े हैं। मतलब वो होटल नुमा है, जैसे कि एक कैंपस होता है होटल सीरीज का, वो तो वो बगैर खिड़की दरवाजे संगाड़ उंगाड़ बोलते हैं ना गढ़वाली में हम लोग, वो गायब है। तो अब इसमें उपलब्धि हम इसको माने, कौन देखेगा इसको? मेडिकल कॉलेज के लिए जो जमीन दी गई थी 192 बीघा जमीन, उसको जो है 20-20 फुट गड्ढे करते हुए खनन कर दिया गया अवैधानिक। कोई पैसा कहीं रेवन्यू में जमा नहीं हुआ, सरकार के खाते में नहीं गया, वो लोगों की जेब में गया। ये भी उपलब्धि मान के चल लो आप। हम इनके लिए काम छोड़ के गए थे कि एक पुल जो है मालन में मावाकोट और कलाल घाटी को जोड़ने वाला था, जी जिसके लिए 18 करोड़ रुपए के प्रस्तावित जी डीपीआर स्वीकृत कर दी थी, जी वहां पेंडिंग पड़ा है, आज भी पड़ा है। दूसरा पुल मोटे मोटे तौर पे बोल रहा हूँ, जी जो हमने जिसकी प्रक्रिया कर दी थी, जिसमें ठप्पा मारना था इन्होंने, एक जो है यहाँ पे जो पाखरों के लिए जाता है कोलूचौड़ में, कोलूचौड़ नदी है ना, उसपे एक पुल प्रस्तावित था 80 मीटर स्पान का, वो भी वहीं पे पड़ा हुआ है। तो नया काम अगर कोई बता दे आप, अब सड़कों पर तारकोल डाल दिया, सड़कें बनती हैं नई, और नई जब सड़कें बनती हैं तो उसके लिए पैसा होता है सैंक्शन, यानी उस पर पहले ग्रिड पड़ेगी, फिर दूसरी ग्रिड पड़ेगी, फिर तीसरी ग्रिड, तब उस पर लेपन का कार्य होता है। जी और अब लेपन का कार्य 5 साल के बाद प्रतिनिधि का काम नहीं है, वैसे ये सरकार के प्रशासक जो होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया, एससी हो गया, चीफ हो गया, इनका काम होता है कि हमारी सड़क टूट गई, क्योंकि हैंड ओवर है उनके। तो उनका जैसे घर आपके पास है, मेरे पास है, तो मैं तो देखूंगी तो फर्क टूट गया, तो पेरोली का काम है कि इसको ठीक करना। कहीं पे रपटे थे तो वहां पे हल्का सा पुल कर डूब देना। जी तो ये कह रहे हैं कि वो हमारा काम हो गया और इसीलिए कर दिया। बहुत सारी चीजें हैं जिनको ये इतनी तो उपलब्धि मैंने उनकी बता दी आपको। जी
प्रदेश में भाजपा का संगठन मजबूत, अपेक्षाकृत कांग्रेस का कमजोर क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे आप क्या प्रमुख कारण मानते हैं? देखिए, एक पार्टी जो है 130, 35, 25 साल से बहुत काम कर रही है, लंबे दौर से आ रही है। उनका जो उनकी संपत्ति कहें या उनके बैंक में कहें, वो एक 130 करोड़ रुपए है। आप समझ रहे हैं? और दूसरी तरफ अगर पार्टी हम देखते हैं तो उसका जो है 10,000 करोड़ रुपए उसके खाते में पड़ा है। कितना बोला मैंने? 10,000 करोड़। हो सकता है अब कम हो गया हो, ज्यादा हो गया, लेकिन 10,000 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में है दूसरी पार्टी की। इनके पास 1033 10 मतलब 1033 है जी। कितना फर्क है? तो संगठन किसका मजबूत होगा? लेकिन विजन मजबूत है कांग्रेस का, सोच मजबूत है कांग्रेस की, वहां पैसा भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन्होंने कंप्लीट कर दिया। अभी तक कांग्रेस ने जो है, जैसे दफ्तर उनके जो है जिलों में है ना, जिलों में, हमारा जो है दिल्ली में भी नहीं है या देहरादून में नहीं है, और वो जिलों में गोपेश्वर में जो है कई करोड़ का बन गया भवन। तो इतने 10 साल के पीरियड में उन्होंने इतना को संपदा हो गई। अब लोगों का रुझान संगठन कैसे चलता है? कैसे चलता है? भाई अगर कोई अध्यक्ष है, उसको जाना है कहीं, तो पहले तो सोचेगा नहीं आके पौड़ी जाना है, भाई आना जाना है, तो कहेगा अच्छा ये तो कितने 1,000 रुपए हो गए, कहां से दूंगा? उनको सोचना नहीं पड़ता। 10,000 करोड़ से ज्यादा है पैसा पड़ा हुआ जिसको उनको खर्च करना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके लिए मैंने पहले ही बताया कि संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोगों को एक बार पुनः जनता के हितों की रक्षा के लिए, जनता की प्रगति के लिए, जनता को उनके स्वाभिमान को लौटाने के लिए हमको ग्रास रूट पर लोगों के दिमाग से जो गलत भरा हुआ है उसको हटाने के लिए काम करना पड़ेगा। यही एकमात्र जो है विजयश्री की ओर हमको दिलाता है। सर धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, और उनसे हमारी ये खास बातचीत जिसमें हमने जाना उत्तराखंड की राजनीति के बारे में और आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।